नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के सेट 9 को। ऑलराइट, इस सेट 9 में हम शुरुआत करने वाले हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम द 3 मंथ्स ऑफ मार्च, अप्रैल, मई 2020 के 3 महीनों के। ऑलरेडी हम सेट 1 से लेके सेट 8 तक कवर कर चुके हैं और पहले सेट 1 से लेके सेट 8 तक हमने जो करंट अफेयर्स को कवर किया है वो बेसिकली डील करता है विद जून से लेकर के फरवरी 2020, यानी कि जून 2019 से लेकर के फरवरी 2020 तक वो करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। लेकिन क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है, बिकॉज हमारे जो प्रीलिम्स की डेट है वो लगभग अक्टूबर के आसपास फिक्स की गई है, हमें लगभग अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कवर करना है। यहाँ पर हम मार्च, अप्रैल और मई महीने के करंट अफेयर्स आपके सामने पेश कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेट 9 को। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है। ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसके थ्रू आप अपनी यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी को और आसान बना सकते हैं। इसमें 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी प्लस यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स है। इसको आप जाके देख सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको बाय कर सकते हैं। राइट, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले एक सिंपल से सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सरफाइसी एक्ट, जो कि हाल ही में चर्चा में था, इसको लेके चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा आसान सा सवाल देख लेते हैं। सरफाइसी एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। प्रोविजन ऑफ सरफाइसी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे, बिकॉज अनलेस आपको सरफाइसी एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, प्लस आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो किसके ऊपर है, किसके ऊपर नहीं है, तब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। पहले हम बात करते हैं सरफाइसी एक्ट के बारे में और किस वजह से ये पूरा का पूरा जो एक्ट है ये चर्चा में था। ऑल राइट, तो सरफाइसी एक्ट, सबसे पहले सरफाइसी एक्ट की फुल फॉर्म जान लेते हैं। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, जिसको कि सरफाइसी एक्ट कहा जाता है। कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं, इस एक्ट को याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये देखिए, सबसे पहला पार्ट है आपके एक्ट का सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा पार्ट है एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और तीसरा पार्ट है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इस एक्ट के कुल मिला के ये 3 हिस्से हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मैं आगे जाके फ्यूचर में दूंगा। ऑल राइट, यहाँ पर ये चीज़ चर्चा में इसलिए रही बिकॉज सरफाइसी एक्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरफाइसी एक्ट के अंतर्गत अब कोऑपरेटिव बैंक्स भी आया करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। सरफाइसी एक्ट वैसे तो लागू किया गया था, इस अधिनियम को लागू किया गया था 2002 में, और 2003 में ही असल में क्या हुआ, 2002 में जब सरफाइसी एक्ट को लागू किया गया, कुल मिला के लागू इसलिए किया गया था क्योंकि हमारी इकोनॉमी में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में आपने सुना होगा, कुछ ऐसे लोग या फिर कुछ ऐसे बिजनेसेस जो कि लोन तो ले लेते हैं लेकिन लोन चुका नहीं पाते, जिसकी वजह से जो सारा का सारा प्रॉब्लम है वो बैंकिंग सेक्टर को फेस करना पड़ता है। इस एनपीए की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लाया गया था सरफाइसी एक्ट। अगर आपने सरफाइसी एक्ट के बारे में नहीं भी सुना हुआ, आई एम श्योर आपने एनपीए के बारे में सुना होगा, और आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपने इस चीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा, DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो कि इस एक्ट के तहत ही बनाए गए थे। और यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया था कि DRTs के तहत जो भी NPAs हैं उनको आप रिकवर कर सकते हैं। अगर कोई याचिका है तो उसको आप पेश कर सकते हैं DRT में। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी बिखरी हुई हैं, मैं आपको कलेक्ट करके बताने वाला हूँ। हुआ क्या, 2002 में जब ये लाया गया तो इसमें जो आपके कमर्शियल बैंक्स थे, ठीक है, जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जिनको हम बोलते हैं, वो तो इसके अंतर्गत कवर किए गए थे। ऑल राइट, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स इसके अंतर्गत कवर नहीं किए गए थे। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स स्टार्टिंग 2002 में कोऑपरेटिव बैंक्स को इनके अंतर्गत कवर नहीं किया गया था। उसके बाद क्या होता है, केंद्रीय सरकार ने 2003 में कोऑपरेटिव बैंक्स को इनके अंडर कवर करने की बात शुरू कर दी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर भी निकाल दिया कि कोऑपरेटिव बैंक्स इसके अंदर कवर किए जाएंगे। उसके बाद 2003 से लेकर के ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कई सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर ऑर्डर के खिलाफ
पिटिशन डाला सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 2005, 2007, फिर उसके बाद 2010, उसके बाद कई सारे ऐसे पिटिशन्स डलते गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को समझा और 17 ईयर्स के बाद आज 2020 मई 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है। और इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लगभग 17 साल लग गए इस फैसले को आने में। Now the Supreme Court has said that cooperative banks will come under the SARFAESI Act. So ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कहने वाला जो बेंच है वो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इतना बड़ा केस बन चुका था। सो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाया गया जिसमें कि 5 जजेस बैठे थे, जिन्होंने ये कहा कि SARFAESI Act will now be applicable on the cooperative banks and the SARFAESI Act can be used for recovery of debts from its defaulters and they can seize and sell their assets to recover the dues। अभी तक क्या था, केवल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के पास ये पावर थी, लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि ये सारी की सारी पावर अब कोऑपरेटिव बैंक्स को भी दे दी गई है कि वो भी अपने डेट को रिकवर करने के लिए, अपने लोन को रिकवर करने के लिए जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके एसेट्स को, उनकी संपत्ति को सीज कर सकते हैं और अपने ड्यूज़ को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा द सुप्रीम कोर्ट केस पर्टेन टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ SARFAESI एक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब रिकवरी प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर साथ ही में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स भी आते हैं। ये क्या है, इसके बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेल्ड दैट द कोऑपरेटिव बैंक्स एस्टैब्लिश्ड अंडर अ स्टेट लॉ और मल्टी स्टेट लेवल सोसाइटीज कम विद इन द एम्बिट ऑफ द एक्ट। सो कहने का मतलब जजमेंट को पूरा क्लैरिफाई कर दिया है उन्होंने कि केवल कोऑपरेटिव बैंक्स जो स्टेट लॉ से बनाए गए हैं वही नहीं, बल्कि जो मल्टी स्टेट लेवल सोसाइटीज़ हैं, यानी कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, कभी कभार क्या होता है, जो आपका कोऑपरेटिव बैंक है वो किसी एक स्टेट का होता है, लेकिन कभी कभार 2 या 2 से अधिक स्टेट्स मिलकर एक कोऑपरेटिव बैंक को बनाती हैं। ये जो काम है ये इंडिपेंडेंस के पहले बहुत हुआ था, जब मल्टीपल स्टेट्स ने मिलकर के कोऑपरेटिव बैंक्स को एस्टैब्लिश किया था। सो उन बैंक्स को भी इसके एम्बिट के अंदर लाया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यहाँ पर बोल दिया है। राइट, अब जान लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। सो बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, ये भी एक तरीके की फाइनेंशियल एंटिटीज ही होती हैं, या फिर आप इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं, एस्टैब्लिश्ड ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस विच प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ रेगुलर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और इनको रजिस्टर किया गया है अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट या फिर MSCS एक्ट। अगेन सेम बात है, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट कहने का मतलब एक पर्टिकुलर प्रदेश का, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि एक से अधिक स्टेट का। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू नोट, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये RBI की रेगुलेशन के अंडर भी आते हैं। ऐसा नहीं कि RBI इनको रेगुलेट नहीं करती, वो भी करती है। 2 कानूनों के तहत करती है, द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 जो सबसे बड़ा कानून है RBI के लिए, और द बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1955। ये दोनों ही कानूनों के तहत कोऑपरेटिव बैंक्स की रेगुलेशन करता है RBI। सो वेरी क्लियरली जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको स्थापित इनके तहत किया गया है, लेकिन रेगुलेशन इसके तहत होती है। इस 2 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं SARFAESI एक्ट के बारे में कि SARFAESI एक्ट के कुछ बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए। तो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया था SARFAESI एक्ट क्यों लाया गया था 2002 में। लाने के पीछे मेन कारण था नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के साथ डील करने की हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर इसमें क्या हुआ था, इट अलाउज ओनली दी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू टेक पोजेशन ओवर अ कोलेटरल सिक्योरिटी इफ द डेटर डिफॉल्ट्स इन द रीपेमेंट। यानी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहने का मतलब लेंडर्स हुज लोन्स आर बैक्ड बाय अ सिक्योरिटी सच एज अ मॉर्गेज। अब फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए 10 लाख का लोन जाके बैंक से लिया। ठीक है, जब आपने 10 लाख का लोन जाके बैंक से लिया तो बैंक आपको कहेगा कि ठीक है, हम आपको 10 लाख का लोन देने को तैयार हैं, बदले में आपको कम से कम 4 या 5 लाख का कुछ ऐसी संपत्ति हमारे पास रखनी होगी कि मान लीजिए कल को आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो हम आपकी वो संपत्ति आपसे जब्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कोलैटरल या फिर इसे बोलते हैं मॉर्टगेज। ठीक है, एक तरीके से कोलैटरल सिक्योरिटी बोल सकते हैं। अगर आपने 4 या 5 लाख की सिक्योरिटी उनको दी है तो ये एक तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी कही जाती है। इसे कहा जाता है सिक्योर्ड लोन। सो जो SARFAESI एक्ट है ये ऑब्वियसली केवल सिक्योर्ड लोन के ऊपर ही लागू होगा। कई केसेस में बैंक बिना सिक्योर्ड लोन के भी, बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के भी लोन देता है, वहाँ पर SARFAESI एक्ट लागू नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज़, द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एज वेल फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन। इस चीज़ को अब हम समझ लेते हैं। यहाँ से सवाल आने के बहुत सारे चांसेस हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है और सिक्योरिटाइजेशन क्या होती है। नाउ कमिंग बैक ओवर हेयर, देखिए मैंने आपसे क्या बताया था,
एस का मतलब है सिक्योरिटाइजेशन और ARFA का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इन दोनों ही चीज़ों को अब हम समझने वाले हैं। सो एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है? इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग NPAs और बैड एसेट्स इनटू परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2-3 तरीके होते हैं बैंक के पास। मान लीजिए एक 10 लाख का लोन था, ठीक है, 10 लाख का लोन था जो कि कोई इंसान देने में नाकामयाब हुआ। बैंक ने कहा था कि आप 10 लाख का लोन हमसे ले लो और हमें 5 साल में वापस कर देना। लेकिन हुआ क्या, उस इंसान की पर्टिकुलर जो भी उसका बिजनेस था, जो भी उसका व्यापार था, वो ठप हो गया, वो फेल हो चुका है। अब वो उस लोन को वापस नहीं कर पा रहा है। अब बैंक ने उसे ये कहा, चलिए ऐसा करते हैं, आप 5 साल की जगह या तो इसको 10 साल में दे देना। ठीक है, ये एक तरीके का एसेट रिकंस्ट्रक्शन है। या फिर बैंक ये बोलता है, चलिए ऐसा करते हैं, आप अपने बिजनेस को बंद मत करो, हम एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपके साथ जोड़ देते हैं और वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि आपके बिजनेस चलाने का जो सिस्टम है उसको एक अलग तरीके से चलाया जाएगा, सो दैट जो आपका बिजनेस नुकसान झेल रहा है शायद वो नुकसान ना झेले। यानी कि हम आपके बिजनेस का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, या फिर हम उसकी मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेंगे। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। एक और पॉसिबिलिटी बैंक यहाँ पे देता है कि हम क्या करते हैं कि आप पूरा का पूरा बिजनेस ना बेचो, क्योंकि आज मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया था और आपका बिजनेस जब ठप हुआ तो उस बिज़नेस की वैल्यू मान लीजिए 4 या 5 लाख ही है, तो तब भी आप लोन तो नहीं लौटा पा रहे हैं। तो बैंक ये बोलता है, ऐसा करते हैं, आप थोड़ा सा लोन हमें वापस कर दो अपने बिजनेस का कुछ पार्ट बेच करके, जो कि ये वाली चीज़ है। और तीसरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट ऑफ डेट्स पेबल, यानी कि 5 साल की जगह आप 10 साल में कर दो। इन सभी तरीकों को कहा जाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि आप उसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं। आपने अपने एसेट को अभी तक डेड डिक्लेयर नहीं किया है। कहने का मतलब यहाँ पे बैंक ये बोल रहा है कि कोई बात नहीं, अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हैं तो हम आपके पास कई सारे विकल्प हैं, हमारे पास कई सारे विकल्प हैं जो आपके पास हम पेश कर रहे हैं। इन सभी विकल्पों में से आप कुछ ना कुछ चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल की जगह 10 साल, या फिर आपकी मैनेजमेंट को हम संभाल लेंगे, या फिर आपके बिजनेस का कुछ थोड़ा सा टुकड़ा है जो थोड़ा सा घटक है उसको हम यहाँ पे बेच देते हैं, उससे हमारा लोन थोड़ा सा वापस मिल जाएगा। इसे कहा जाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन करने वाली कुछ विशेष रूप से कंपनीज होती हैं जिन्हें कि ARCs कहा जाता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, और ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का जो प्रावधान है ये सरफाइसी एक्ट में दिया गया है। क्लियर? ये तो हुआ एक तरीका आपका यहाँ पे सरफाइसी एक्ट के तहत। दूसरा तरीका होता है सिक्योरिटाइजेशन का। यहाँ पर बैंक क्या करता है, यहाँ पर बैंक ये बोलता है कि जी जो 10 लाख रुपए आपने हमसे लिए थे, अगर आप उसको नहीं लौटा पा रहे हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बाय ARCs थ्रू द इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। उसके हम बना देंगे बॉन्ड्स। ठीक है, तो जिस इंसान का मन है वो इस बॉन्ड को आके खरीद सकता है। अगर लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बैंकों को उसका पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली बताया। देखिए, बहुत टेक्निकल होने की हमें आवश्यकता नहीं है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन में ये अंतर होता है। सिक्योरिटाइजेशन में एज द नेम सेज सिक्योरिटीज़, तो यहाँ पे बॉन्ड्स बनते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन में एज द नेम सेज एसेट को पुनर्निर्माण करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन के बीच में। अंत में जो तीसरी चीज़ आती है, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि सरफाइसी एक्ट क्या है, कहाँ पे लागू होता है, सिक्योर्ड लोन्स पे लागू होता है, और इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटाइजेशन। एक चीज़ जिसको मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है वो है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन भी काम नहीं करता, मान लीजिए आपका सिक्योरिटाइजेशन भी काम नहीं करता, उस केस में सरफाइसी एक्ट के तहत बैंक सिंपली क्या करता है, आपकी संपत्ति को सीज कर लेता है। इसे कहा जाता है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अंत में एक चीज़ आपको समझनी होगी और इसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं, क्यों हैं, इसको समझ लीजिए। एक्सेप्शंस में क्या होता है कि प्रोविजन ऑफ सरफाइसी एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, यानी कि हमने जो कोलैटरल सिक्योरिटी की बात की थी, या फिर हमने कहा था कि किस किस केस में सरफाइसी एक्ट लागू नहीं होगा, तो वो एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन दी एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि कोई किसान मान लीजिए कोई लोन लेके जाता है, ठीक है, और उसने बदले में एग्रीकल्चरल लैंड की अपनी संपत्ति शो कर दी है कि जी हाँ मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूँ, अगर कल को मैं लोन, और मेरे पास यहाँ पे संपत्ति दिखाने के लिए जी मेरी 5 लाख रुपए की एग्रीकल्चरल लैंड है, तो कल को बैंक ये नहीं कर सकता कि अगर किसान 10 लाख का लोन लेने में नाकामयाब है तो वो उसकी एग्रीकल्चरल लैंड को जब्त कर ले। ये वाला प्रावधान यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम ये बोल रहे हैं। सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर जो मान लीजिए किसी ने 10 लाख का लोन लिया था, उसने 8 लाख का लोन वापस कर दिया है, ठीक है,
बच गया है 2 लाख का लोन। तो अब सिर्फ केवल और केवल 2 लाख का लोन बच गया है। एनी केस इन विच द अमाउंट ड्यू इज लेस देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट, अगर केवल 2 लाख का लोन बच गया है, उस केस में भी कल को बैंक ये नहीं कह सकता कि हम तो जी सरफासी एक्ट आपके ऊपर लागू करेंगे और आपकी संपत्ति को जब्त करेंगे, वो वहाँ पर अलाउड नहीं है। और तीसरे नंबर पे आता है एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट लेस दैन 1 लाख रुपीज़। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फाइनेंशियल एसेट 1 लाख से ही कम है, उसकी रीपेमेंट के लिए भी बैंक कल को सरफासी एक्ट को लागू नहीं कर सकता है। ये 2-3 प्रावधान है, ये 2-3 एक्सेप्शंस हैं जिनको आपको समझना होगा और याद करना होगा। अब इस बेसिस पर हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, सरफासी एक्ट इज एप्लीकेबल टू बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। जी नहीं, सरफासी एक्ट अनसिक्योर्ड लोन्स पे लागू नहीं होता, ये केवल सिक्योर्ड लोन्स पे लागू होता है। प्रोविजन ऑफ सरफासी इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द एग्रीकल्चरल लैंड। ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है, हेंस दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, पहला गलत होगा, आंसर आपका नंबर बी होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप इसको 2-3 बार सुनेंगे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में। आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा। बेसल 3 को लेके यूपीएससी 2013 में प्लस 2014 में सवाल पूछ चुकी है। इसके अलावा यूपीएससी का एक पेपर होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, वहाँ पर ये सवाल यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट है। इसके अलावा आरबीआई का ग्रेड बी पेपर होता है, वहाँ पर भी इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। खैर, सो बेसल 3 अकॉर्ड या फिर सिंपली बेसल 3 ऑफन सीन इन द न्यूज़ सीक्स टू develop national strategies for the conservation and sustainable use of biological diversity, improve banking sector's ability to deal with the financial and economic stress and improve risk management, reduce greenhouse gas emissions but places a heavier burden on developed countries, transfer technology from developed countries to poor countries to enable them to replace the use of chlorofluorocarbons. So ये भी गलत है, ये भी गलत है। एनवायरनमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है बेसल 3 नॉर्म्स का, ना ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ। सो सिंपल है, टू इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट। यही इसका मेन उद्देश्य है बेसल 3 नॉर्म्स का, या फिर हम कलेक्टिवली बात करें तो बेसल नॉर्म्स का यही मेन उद्देश्य है। अब हम बात कर लेते हैं ये चर्चा में क्यों था। सो मार्च 30 की ये न्यूज़ है बेसिकली, बेसल कमेटी अनाउंसेस डेफरल ऑफ बेसल 3 इम्प्लीमेंटेशन। हुआ क्या था कि बेसल की जो इम्प्लीमेंटेशंस थी, देखिए हर साल कुछ पर्टिकुलर डेडलाइंस रखी गई हैं कि हम कब जाके इन नॉर्म्स को लागू करेंगे। बेसल नॉर्म्स के तहत जो बैंकिंग सेक्टर है ना, उसके ऊपर कई सारे नए नए नियम जोड़ दिए जाते हैं कि आपको कितना कैपिटल रखना है, आपको कितनी लिक्विडिटी रखनी है आपको। क्योंकि ये सब क्यों हुआ था, इसको लेकर सख्ताई क्यों बढ़ाई गई थी, क्योंकि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 का, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर बहुत ही फ्रेजाइल हो चुका था। सो दुनिया भर के देशों ने, दुनिया भर के बैंकों ने इस चीज़ का फैसला लिया कि हम बेसल नॉर्म्स को काफ़ी सीरियसली लेंगे। आपको बता दूं, बेसल नॉर्म्स का जो वैसे आइडिया था ये लगभग 1975 में स्टार्ट हुआ था, और जो बेसल नॉर्म्स नंबर 1 आए थे वो 1988 में लाए गए थे। धीरे धीरे उसके बाद बेसल नॉर्म्स नंबर 2 आए। आज की डेट में हम बात कर रहे हैं बेसल नॉर्म्स नंबर 3 की। ये जो बेसल नॉर्म्स नंबर 3 हैं, ये लगभग जनवरी 2022 में लागू होने वाले थे, लेकिन अब ये कह दिया गया है कि अब जनवरी 2023 में लागू किए जाएंगे ड्यू टू दी कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये जो महामारी है इसने कई सारी चीज़ों को बदला है। सिमिलरली बेसल नॉर्म्स को भी इसने यहाँ पे चेंज कर दिया है कि बेसल 3 के नॉर्म्स की लागू करने की जो टाइमलाइन है वो 2022 की जगह अब से होगी जनवरी 2023, राइट। कमिंग टू बेसल 3 अकॉर्ड, सो बेसल 3 अकॉर्ड इज़ अ सेट ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, यानी कि ये वित्तीय सुधार हैं एक तरीके के, which are developed by the Basel Committee on Banking Supervision with the aim of strengthening regulation, supervision and risk management। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना, उसको सुपरवाइज करना और उसके रिस्क को मैनेज करना, यही उद्देश्य के साथ बेसल 3 के अकॉर्ड को यहाँ पर लाया गया है। ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि ये क्यों लाया गया था, 2008 के GFC के बाद उसके साथ डील करने के लिए इसको लाया गया था। 2017 में ही इन नॉर्म्स को फाइनलाइज कर लिया गया था, लेकिन लागू नहीं किया था। इम्प्लीमेंटेशन डेट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड सेवरल टाइम्स, फिर से पोस्टपोन कर दी गई है। इसकी जो गाइडलाइंस हैं ये कुल मिला के 4 पैरामीटर्स के ऊपर रिलाय करती हैं, कैपिटल, लेवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी। देखिए वैसे तो हम इसके और डेप्थ में भी बात करने वाले हैं, बट मैं आपको बता दूं ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कैपिटल, लेवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी। ठीक है, मोटा मोटा आपको क्या जानना है कि बेसल नॉर्म्स ये कहती हैं बैंकों के पास इतना कैपिटल एट ऑल टाइम्स अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने सुना होगा CRR, आपने सुना होगा SLR। तो CRR बेसिकली तरीका है RBI का ये इंश्योर करने के लिए, कैश रिजर्व रेशियो,
जो कि ये बताता है कि आपको हर टाइम पे इतना कैश अपने पास रखना ही है। सिमिलरली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये बताता है कि आपको हर टाइम पे इतनी जो आपकी कैपिटल है उसको अपने पास रखना ही है। सो ये कुछ तरीके हैं जो कि हर देश ने अपने बैंकों के लिए बनाए हैं। उसी तरीके से बेसल के कुछ तरीके हैं जो कि ये दुनिया भर के बैंकों के लिए बनाता है, ठीक है। वो आगे बाद की बात है कि वो पर्टिकुलर देश उस बेसल के नॉर्म्स को फॉलो करता है या नहीं, वो उस देश के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर बेसल 3 अकॉर्ड को यहाँ पे निर्धारित किया गया है, जिसमें कैपिटल है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक्स इज 4.5% ऑफ कॉमन इक्विटी, ठीक है। करंटली 2% है अंडर बेसल 2, तो 2 गुना से भी ज़्यादा कर दी गई है, यानी कि काफ़ी बड़ा जंप है ये। लेवरेज रेशियो, इट इज़ रेशियो ऑफ टियर 1 कैपिटल बाय द एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स ऑफ अ बैंक। Under this, banks are required to hold a leverage ratio in excess of 3%. It was introduced under Basel 3. Again, leverage ratio को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, यानी कि रेशियो ऑफ टियर 1 कैपिटल, ठीक है, अपॉन द टोटल कंसोलिडेटेड एसेट ऑफ अ बैंक। टियर 1 कैपिटल बेसिकली काफ़ी हाई क्वालिटी कैपिटल होता है, जिसको लूज़ करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, यानी कि कल को ऐसे कैपिटल के ऊपर डिफ़ॉल्टिंग कम होती है। और आसानी से आपको बताऊं तो कुछ ऐसे लोग जो बैंकों से लोन लेते हैं या फिर कुछ ऐसे डिपॉजिटर्स जो बैंकों में पैसा डिपॉजिट करते हैं, जिसको लेके बैंक काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इसका पैसा तो कहीं नहीं जाने वाला, इसका पैसा तो हमेशा यहीं रहेगा, उसको हम टियर 1 कैपिटल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 लिक्विडिटी रेशियोज भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी बेसल 3 ने, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रिक्वायर्स बैंक्स टू होल्ड सफिशिएंट हाईली लिक्विड एसेट्स दैट कैन विथस्टैंड अ 30-day स्ट्रेस्ड फंडिंग सिनेरियो एज स्पेसिफाइड बाय द सुपरवाइजर्स। अगेन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अब आपने हाल ही में देखा येस बैंक का जो हुआ, राइट, तो येस बैंक में जो हुआ तो उन्होंने एक टाइम के लिए हर तरह के विड्रॉल्स को पॉज कर दिया था आरबीआई ने, कि कोई भी तरह का विड्रॉल येस बैंक से नहीं हो सकता है। इस केस में बेसल 3 ये बोलता है कि मान लीजिए कल को बैंक के ऊपर ऐसी कोई आपदा आ जाती है, उस केस में आपके पास इतनी बड़ी विंडो होनी चाहिए कि आप 30 डेज़ का स्ट्रेस्ड फंडिंग सिनारियो मानकर चलें, 30 दिन के लिए बैंक के ऊपर कभी भी ऐसी तकलीफ ना आए कि अगर उसको लोन देना पड़े तो वो लोन दे सकता है, अगर उसको किसी डिपॉजिटर का पैसा लौटाना पड़े तो वो पैसा लौटा सकता है। Similarly, net stable funding ratio requires banks to maintain stable funding above the required amount of stable funding for a period of 1 year of extended stress. तो यहाँ पे केवल 30 दिन के लिए था, यहाँ पे 1 साल के लिए। कहने का मतलब ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर को और ज़्यादा सिक्योर और ज़्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं बेसल 3 के नॉर्म्स। अगेन बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आपको केवल कुछ कुछ चीज़ें समझनी है। और इंपॉर्टेंट इज टू रिमेंबर कि 4 पैरामीटर्स हैं जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फाइनली कुछ बेसिक्स, बेसल कमेटी क्या है। बेसल कमेटी बेसिकली, ये नाम बेसल कहाँ से आया है, बेसल एक शहर है स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड जो कि यूरोप का एक देश है, और बेसल इसलिए आया है बिकॉज बेसल में स्थित है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का मुख्यालय, ठीक है, विच फॉस्टर्स कोऑपरेशन अमंग सेंट्रल बैंक्स विद अ कॉमन गोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस। आज की घड़ी में इसमें 27 मेंबर नेशंस हैं इन द कमिटी। बेसल गाइडलाइंस रेफर टू ब्रॉड सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेटेड बाय दिस ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स। और यहाँ पे जो पूरा समूह है केंद्रीय बैंकों का, इसे कहा जाता है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। इस टर्म को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, यही लोग मिलकर के बेसिकली अपनी रेगुलेशंस वगैरह तैयार करते हैं और फिर उनको लागू करते हैं। ऑल राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसल के ऊपर सवाल आने के पूरे चांसेस बन सकते हैं। अंत में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। इसको लेकर भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ आई थी, ये भी ड्यूरिंग लॉकडाउन ही आई थी। आरबीआई ने क्या कहा था कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की क्लासिफिकेशन है, जो बेसिकली इसका दायरा है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती क्या है, देन वी विल कम बैक टू द न्यूज़। पीएसएल के कुछ नियम है, पीएसएल के कुछ आप कह सकते हैं कुछ कानून है एक तरीके से, जिसके तहत डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, यानी कि घरेलू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, एंड फॉरेन बैंक्स, जो आपके बाहर के बैंक्स हैं, जो विदेश के बैंक्स हैं, विद 20 ब्रांचेज एंड अबव, ठीक है। सो डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेज एंड अबव, they have to lend 40% of adjusted net bank credit or credit equivalent amount of off-balance sheet exposure to priority sectors as identified by RBI and government। काफ़ी सिंपल है, इसके पीछे जो
आप कह सकते हैं इसके पीछे जो उद्देश्य है, आपको मालूम है भारत में गरीबी काफ़ी है, ठीक है, और इसके चलते हम ये चाहते हैं कि हर इंसान को एक मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले अपनी गरीबी से बाहर निकलने का, ठीक है। यहाँ पर बैंकों ने ये कहा गया है, आरबीआई के द्वारा ये कहा गया है कि हम ये चाहते हैं कम से कम आपका 40% का एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो है वो ऐसे क्षेत्रों को जाएगा जिनको कि हमने प्रायोरिटी सेक्टर्स आइडेंटिफाई किया गया है बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये किस किस के ऊपर लागू होता है, ये वाला पर्टिकुलर नॉर्म डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या फिर इवन अगर फॉरेन बैंक्स हैं जिसकी ब्रांचेस 20 से अधिक हैं। इसमें कुछ कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, कृषि, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स। कहने का मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर बैंकों को अपना प्रॉफिट नहीं देखना, बैंकों को देश का उद्धार देखना है, इसे हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब लॉकडाउन के चलते आरबीआई ने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोल दी है। उन्होंने ये कहा है कि मान लीजिए कोई एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि लोन दे रही है एग्रीकल्चर, एमएसएमई या फिर हाउसिंग सेक्टर को अप टू दी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, ठीक है, और वो एनबीएफसी कल को किसी बैंक के पास जाती है कि जी हमें लोन दे दीजिए, तो बैंक जो लोन एनबीएफसी को देगा उस लोन को भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसके डबल फायदे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बैंक्स अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू कोविड-19, तो वो भी अपने टारगेट को मीट कर पाएंगे। एट द सेम टाइम जो एग्रीकल्चर, एमएसएमईज जैसे सेक्टर्स हैं जिनको पैसा नहीं मिल रहा था, उनको पैसा अब ना केवल बैंकों से बल्कि एनबीएफसी से भी काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। सो इट इज़ अ विन विन सिनेरियो फॉर बोथ द स्टेक होल्डर्स ओवर हेयर, इसीलिए ये वाला यहाँ पर चीज़ लाया गया था। और ये प्रायोरिटी सेक्टर केवल फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 तक जो है माना जाएगा, उसके बाद इसको नहीं माना जाएगा। क्लियर? फाइनली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक है पाई और एक है शेयर स्वैप रेशियोज़। यहाँ पर पाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कोई रैंडम सवाल आ सकता है आपको किसी आईबीपीएस के पेपर में या फिर एसबीआई के पेपर में। पाई बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है। किसने बनाया? अराउंड व्हाट? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडियाज़ प्रोडक्ट्स। तो जो एनपीसीआई है, इसके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से एग्जाम्पल है फास्टैग, एग्जाम्पल है रुपे, एग्जाम्पल है यूपीआई, एग्जाम्पल है एईपीएस, ठीक है, आपने सुना होगा सबके बारे में। इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये पाई बनाया गया है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट। किसने बनाया है? ये एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, एक स्टार्टअप ने बनाया है असल में, को रोवर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में बेस्ड है। दूसरी चीज़ है शेयर स्वैप रेशियोज़। ये उतना रेलिवेंट नहीं है। शेयर स्वैप रेशियोज़ बेसिकली ये है कि ये चीज़ ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा कर चुके हैं। इसमें जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने बेसिकली इस चीज़ पे अग्रीमेंट किया है कि हम मर्जर्स करेंगे, ठीक है, एंड इशूड शेयर स्वैप रेशियोज टू क्रिएट 4 लार्ज बैंक्स इन द इकोनॉमी। सो बेसिकली आपको सवाल अगर आता भी है तो केवल इतना ही आएगा कि शेयर स्वैप रेशियोज का मकसद क्या है। तो इसका मतलब, इसका मकसद या फिर इसका जो लेना देना है वो है मर्जिंग ऑफ द बैंक्स टू फॉर्म द लार्ज बैंक्स। इतना ही आपको समझ आना चाहिए, इसके अलावा आपको डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशंस को। तब तक के लिए